हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में पैलियोलिथिक एज कहते हैं, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज कहते हैं, नव पाषाण काल को इंग्लिश में न्यूलिथिक एज कहते हैं। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 26 लाख से 9000 ईस्वी पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक। और नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक। फिर पूरा पाषाण काल को ही 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल और दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल 26 लाख से 5000 ईस्वी पूर्व के बीच में है। मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व तक है और उच्च पूरा पाषाण काल है 40,000 ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट है पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट है, इन्हें पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? तो इसे हम पूरा पाषाण काल कहते थे जब मानव इतिहास का प्रारंभ काल था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो प्राचीन भारत में पत्थर का, स्टोन का यूज किया जाता था। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप का भारतवर्ष खंड है, जम्बू द्वीप का। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो उसे हम, उसका जो आंसर है वो है पिथेकेंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा हथनौरा नर्मदा घाटी से, जहाँ पे भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो आंसर है वो है मेहरगढ़ है, जहाँ पे पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के हमें पुरास्थल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है और ये जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के बारे में हम जानेंगे। तो पहला जो स्थल है वो है इनाम गांव है। ये किस राज्य में है और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो पहला है इनाम गांव। इनाम गांव ये महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से हमें कच्ची मिट्टी के मकान एवं गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है दैमाबाद। दैमाबाद ये भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ से हमें कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैमाबाद, वहाँ ये है सबसे बड़ा ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्थल है ताम्रपाषाण, वो है नवदा टोली है। नवदा टोली जो है ये भी महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ से इसका जो उत्खनन है वो HD साकलिया ने किया था। और यहाँ से हमें चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट जो स्थल है ताम्रपाषाण वो है नेवासा है।
निवासा ये महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ से पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काले डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण पाए गए हैं। नेक्स्ट ताम्रपाषाण स्थल है वो है ताम्रवती है। ताम्रवती ये राजस्थान में स्थित है। यहाँ से काले मृदभांड तथा सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं ये प्राप्त हुआ है। अगला जो है वो है नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 में सर जॉन लुबॉक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मृतकों को दफनाने के रूप में इसकी पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण सबसे पहले हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया वो है तांबा है। ये हम एंशियंट काल में हम सबसे पहले यूज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्टोन एज है प्रस्तर युग के लोगों के पास सर्वप्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो इसका आंसर है कुत्ता। कुत्ते को हमने पहले घरेलू पशु के रूप में इसे पाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो पशुपालन का जो आरंभ हुआ है वो मध्यपाषाण काल से माना जाता है। नेक्स्ट है मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आदमगढ़ से प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है मानव के द्वारा खाद्यान्न की कृषि सबसे पहले किस काल से प्रारंभ हुई? खाद्यान्न की कृषि बोल रहा है तो ये सबसे पहले नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई है। और नेक्स्ट है मानव के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा है? तो सबसे पहले मनुष्य ने जो अनाज का यूज किया वो था जौ। तो हमने जौ का सबसे पहले यूज किया। फिर नेक्स्ट है जो चाकोलिथिक युग है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे हम कॉपर एज के नाम से भी जानते हैं। इसे हिंदी में हम ताम्रपाषाण युग कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिर्देशक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिर्देशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम है जिन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं? तो इसने पूछा है यहाँ पाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र जो है वो है भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से सबसे ज्यादा हमें शिलाश्रय पाए हैं। नेक्स्ट है कुंभकारी जिसे हम मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के नाम से जानते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुआ है? तो ये नवपाषाण काल से प्राप्त हुआ है। कुंभकारी बनाने का प्रमाण है। नेक्स्ट है पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट है ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति को हम ताम्रवती संस्कृति भी कहते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? माइक्रोलिथिक तो ये मध्यपाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट है बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? बेलन घाटी से प्राप्त औजार निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। मानव की आखेटक हंटर और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है?
इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल से मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। नेक्स्ट है भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण स्थल कौन से हैं? तो भारत के जो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण स्थल हैं वो है मेहदहा है और सराय नाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव हुआ। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 40,000 से 9,000 ईस्वी पूर्व के बीच में है। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वार्ट्जाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर और चर्ट आदि के पत्थरों का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? ये मध्य पुरापाषाण काल में इन पत्थरों का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? अग्नि का उपयोग मानव ने नवपाषाण काल में सीखा था, इसका प्रयोग सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? इसका प्रमाण भारत में शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कपास जो है ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला जो है वो है नवदा टोली नामक ताम्रपाषाण स्थल का उत्खनन एच.डी. साकलिया ने किया है और ये जो है ये अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। हमने वहाँ पिछली वीडियो देखा था कि ये महाराष्ट्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है गौरिक मृदभांड पात्र, इसका नामकरण कहाँ से हुआ है? तो ये हस्तिनापुर से इसका नामकरण हुआ है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल, इसमें आ जाएगा मोहनजोदड़ो है, फिर चन्हूदड़ो है, फिर सुतकांगेडोर है, हड़प्पा है, कोटडीजी है। ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। फिर हम आगे देखेंगे नवपाषाण स्थल हम देखेंगे। तो स्थल कौन कौन से हैं और ये किस राज्य में स्थित है, और तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। पहला है बुर्जहूम। बुर्जहूम ये हमारे वर्तमान कश्मीर में स्थित है और यहाँ से कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, और ऑप्शन में आपको बुर्जहूम, गुफ्र कराल, मेहरगढ़, महदहा ऐसे कुछ भी दे सकता है, तो आपको इसमें सही पहचानना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका गुफ्र कराल, ये किस राज्य में है? तो ये भी कश्मीर में स्थित है। यहाँ से हमें कृषि का और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और हड्डी निर्मित औजार और धूसर मृदभांडों के प्रमाण सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित हुई सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। तो यहाँ से हमें गेहूं की 3 एवं जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मैदहा। मैदहा ये यूपी में स्थित है और यहाँ से गोलाकार झोपड़ियाँ मिली हैं उसका प्रमाण है, और धान के अलावा जौ की खेती एवं पशुबाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है कोलडेहवा। कोलडेहवा है ये भी यूपी में ही स्थित है और यहाँ से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जो धान की खेती भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में
सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व में सबसे प्राचीनतम जो धान की खेती का प्रमाण वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आंसर में आपको कुलडीवा याद होना चाहिए। नेक्स्ट है संगन कल्लू, ये कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है पिकली हल, पिकली हल ये कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से राख के ढेर एवं निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है चौपानी मांडू, चौपानी मांडू ये यूपी में स्थित है। यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं और कुछ ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण एवं हाथ से निर्मित मृदभांड भी मिले हैं। नेक्स्ट है सारूतारू, सारूतारू ये असम में है। सारूतारू असम में स्थित है और यहाँ से गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ एवं चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है चिरांद है, चिरांद यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरण के सींगों से निर्मित है। और नेक्स्ट है दाऊजली, ये असम में है दाऊजली और यहाँ से हमें कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला हम एंशियंट में हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो इसमें 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक के काल को हड़प्पा में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबद्ध है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। तो ये जो लिपि जो हमें मिली है वो है पिक्टोग्राफिक, भाव चित्रात्मक है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसकी जानकारी का एक स्रोत है पुरातात्विक खुदाई, इससे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली थी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। तो ये प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा जो है इसका जो आरंभ है वो पूर्व आर्य काल से ही इसका आरंभ माना जाता है। अगला बॉक्स में है सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर के कांसा तैयार किया है। तो कांसे के लिए तांबे में टिन मिला करके सिंधु वासियों ने पहली बार कांसा तैयार किया, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है। रंगपुर ये सौराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी। सर जॉन मार्शल, इनके द्वारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों की पुरातात्विक खुदाई की गई थी। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो धातु जो है लोहा, लोहा की प्राप्ति हड़प्पा काल में नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी, किसकी पूजा, मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला जो है वो है धौलावीरा नामक पुरास्थल किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा जो है वो है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो शैलकृत जो स्थापत्य है वो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है।
तो हम आकार की बात करें तो जब ये मुहरें जो हमें वर्गाकार आकार में मिली है। नेक्स्ट है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है वो है ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो कपास की खेती जो है वो भारत में प्रारंभ किया गया। सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा की पुरातात्विक जो स्थान है यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृण पट्टिका। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मुहर ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट बॉक्स में दिया हुआ है लेखन कला की जो प्रणाली है उसे विकसित करने वाली जो प्रथम प्राचीन सभ्यता है वो है सुमेरियन सभ्यता है। तो सुमेरियन सभ्यता है जिसने लेखन कला की प्रणाली को विकसित किया था। फिर अगला बॉक्स में है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी। कौन सी गैर आर्य? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर निर्भर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो उस समय मृदभांड बनाए जाते थे इसीलिए आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का कारण ये है। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड जिसे हम NBPW भी शॉर्ट में कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? आंसर है इसका हड़प्पा सभ्यता से भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो सेल खड़ी इस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया है। अगला जो दिया हुआ है हड़प्पा काल की सीमाओं के बारे में। तो आप अगर ईस्ट में चले जाएंगे तो आलमगीरपुर ये हड़प्पा की सीमा है जो कि यूपी में पड़ती है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है हड़प्पा काल के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सीमा। वेस्ट में जाएंगे तो सुतकांगे डोर है ये वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ेगा। और नॉर्थ में हड़प्पा की जो सीमा है वो मांडा तक है जो कि जम्मू कश्मीर में है। और साउथ में दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला जो है वो है हड़प्पा कालीन स्थल और महत्वपूर्ण तथ्य। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हर एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो पहला जो है वो है स्थल है वो है हड़प्पा। हड़प्पा ये मोंटगोमरी जिला में स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो ये मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता अक्सर कई PCS एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जैसे कि इसका उत्खनन राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। व्हीलर माधव स्वरूप वत्स है। इसकी खोज कब हुई? तो 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। और अक्सर एग्जाम में हमें मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाता है कि ये हड़प्पा किस नदी पे स्थित है। मोहनजोदड़ो लोथल चंद्रमुदड़ो। तो हड़प्पा जो है वो है रावी नदी पे स्थित है। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो हड़प्पा से हमें अन्न का भंडार मिला है। कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी मिली है। पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिली है और गरुड़ चित्रित मुद्रा
मछुआरे का चित्र मिला है, शंख का एक बैल मिला है और एक कांस्य दर्पण मिला है। अगला जो है हड़प्पा कालीन स्थल वो है मोहनजोदड़ो। ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, लरकाना जिला। और ये जो है ये इसकी खोज जो है वो है राखलदास बनर्जी जी ने की और मार्टिमर व्हीलर ने 1922 में इसकी खोज हुई थी। और ये जो है वो है सिंधु नदी पे स्थित है। यहाँ से हमें विशाल स्नानागार मिला। ये स्नानागार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो है वो है पुरोहितों का आवास मिला है, महाविद्यालय मिला है, 16 मकान की बैरक मिली है, कांस्य निर्मित नग्न महिला की मूर्ति मिली है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और साथ ही साथ चमकते हुए बंदर का चित्र भी मिला है और एक श्रृंगी पशु वाली मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट जो हड़प्पा स्थल है वो है लोथल है। लोथल ये अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात में अहमदाबाद जिले में। इसकी खोज जो है वो है रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है और 1955 से एवं 1962 इस वर्ष इसकी खोज हुई थी। और ये भोगवा नदी पर स्थित है लोथल। यहाँ से हमें गोदीवाड़ा और अग्निवेदिका, हाथी दांत और 3 युग्मित समाधियाँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट हमारा है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध जिले में स्थित है। इसके जो उत्खनन करता है वो है अर्नेस्ट मैके और एमजे मजूमदार हैं। इसकी जो उत्खनन हुआ वो 1931 में हुआ और ये सिंधु नदी पर स्थित है। और यहाँ से हमें मनके बनाने का कारखाना मिला है और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। लिपस्टिक मिली है और कांस्य गाड़ी वक्राकार ईंट मिली है और 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन वाली मुद्रा, काजल और पाउडर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा जो स्थल है वो है कालीबंगा। कालीबंगा ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसके उत्खनन करता है अमलानंद घोष हैं, ब्रजवासी लाल हैं और बीके थापर हैं। इसका जो उत्खनन हुआ वो 1953 और 1960 में हुआ और ये घग्गर नदी पे स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, अग्नि हवन कुंड मिला है और चूड़िया, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये हरियाणा के हिसार जिले में है और ये इसके जो उत्खनन करता है वो है सूरजभान है। इसका उत्खनन जो हुआ है 1969 में हुआ है और ये घग्गर नदी पे स्थित है और यहाँ से हमें ताम्र उपकरण मिले हैं, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली है। नेक्स्ट है कोट दीजी है। कोट दीजी ये पाकिस्तान के खैरपुर में स्थित है। इसकी खोज धुरी एवं फजल अहमद खान ने की है और 1935 और 1955 इस समय इसकी खोज हुई है और कोटीजी ये सिंधु नदी पर स्थित है। यहाँ से हमें किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है, यहाँ से कच्ची ईंटों के मकान व चूल्हे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है बनावली है। बनावली ये हरियाणा के हिसार जिले में ही है और इसके जो उत्खनन करता है वो है RS विष्ट हैं और रविंद्र सिंह विष्ट हैं। 1973 में इसका उत्खनन हुआ और ये सरस्वती नदी पर स्थित है। यहाँ से हमें मिट्टी का हल और हल खिलौना मिला है और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट जो हड़प्पा स्थल है वो है रोपड़ है। रोपड़ ये रंगपुर में स्थित है, ये पंजाब में स्थित है। इसके जो उत्खनन करता है वो है यज्ञदत्त शर्मा है और उत्खनन इसका हुआ 1955 में और ये सतलज नदी पर स्थित है। यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर ये गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। SR राव इसके उत्खनन करता है
1954 में इसका उत्खनन हुआ है। भादर और मादर ये नदी का नाम है। ये यहाँ से इसका मतलब इस नदी पे ये स्थित है और यहाँ से हमें कच्ची ईंट के दुर्ग मिले हैं। किसके? कच्ची ईंट के। और धान की भूसी प्राप्त हुई है। अगला जो हड़प्पा स्थल है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये यूपी के मेरठ जिले में स्थित है। इसके जो उत्खनन करता है वो है यज्ञदत्त शर्मा है और 1958 में इसका उत्खनन हुआ है और ये हिंडन नदी पर स्थित है। यहाँ से हमें रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हड़प्पा स्थल है वो है सुतकांगे डोर है। सुतकांगे डोर ये पाकिस्तान में है, कि बलूचिस्तान में। और ऑरेंज स्टाइन इसके उत्खनन करता है। चार्ल्स डेल्स भी इसके उत्खनन करता है। 1927 और 1962 में इसका उत्खनन हुआ और ये दाश्क नदी पर स्थित है। यहाँ से हमें बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट स्थल है वो है मांडा। मांडा जो है वो है जम्मू कश्मीर में है। जगपति जोशी इसके उत्खनन करता है और 1982 में इसका उत्खनन हुआ। ये चेनाब नदी पर स्थित है। यहाँ से ब्लेड और हड्डी निर्मित बाणाग्र मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हड़प्पा स्थल है सुतकांगे डोर। ये बलूचिस्तान के पेरिन में स्थित है। पेरिन। और इसके जो उत्खनन करता है वो है जॉर्ज डेल्स है। 1962 में इसका उत्खनन हुआ। ये शादी कौर नदी पर है। यहाँ से 2 टीले व मृत भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट जो है वो है सुतकांगे डोर है। सुरकोटदा है और एक सुतकांगे डोर है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये गुजरात में है और इसकी जो खोज उत्खनन करता है वो है जगपति जोशी है। 1964 में इसका उत्खनन हुआ है और ये सरस्वती नदी पर स्थित है। यहाँ से कलश शवाधान और घोड़े की हड्डी और तराजू का पलड़ा हमें प्राप्त हुआ है। अगला बॉक्स में है हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम बार्टर सिस्टम को माना जाता था, क्योंकि उस समय मुद्रा प्रचलन में नहीं थी। अगला हम एंशियंट में हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें वैदिक काल पे जो बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद का शाब्दिक अर्थ नॉलेज ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो 4 वेद होते हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद, ये सबसे पहले सर्वाधिक प्राचीन वेद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आर्य। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य मीन्स श्रेष्ठ वंश, तो ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो इसमें 10 मंडल हैं, 10 डिविजन्स हैं और 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो त्रयी जो है ये 3 वेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी ये यजुर्वेद से प्राप्त होती है। इसे हम कैसे याद रखेंगे? यज्ञ और यहाँ पे य दिया हुआ है, तो य से आप याद रख सकते हैं ताकि आप दूसरे वेद में कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन दिया है? तो जादू टोना और वशीकरण ये अथर्ववेद में इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? उपनिषद ये भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? सोम देवता को ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह से समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है?
इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। यहाँ से हमें नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक हैं? तो ये केकई के शासक थे। नेक्स्ट है मोक्ष प्राप्ति की चर्चा किस साहित्य में की गई है? मोक्ष प्राप्ति की चर्चा उपनिषद में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की गई है? तो अस्किनी को चिनाब के रूप में पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी ही है जिसका सबसे ज्यादा बार उल्लेखित किया गया है वैदिक साहित्य में। अब हम कुछ वेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो वेद 4 होते हैं। पहला है ऋग्वेद है। ऋग्वेद ये किस ब्राह्मण में इसका उल्लेख है? तो कौशितकी ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। इसमें कुल 1028 मंत्र हैं और किस उपनिषद में इसका वर्णन है? कौशितकी और ऐतरेय उपनिषद में इसका वर्णन है। और ये किस अरण्यक में है? तो अरण्यक है, ऐतरेय और कौशितकी है। इसके जो अध्येता है ऋग्वेद के वो है होत्री हैं और इसका जो उपवेद है वो है आयुर्वेद और इसके जो प्रवर्तक है वो है प्रजापति। नेक्स्ट हमारा जो वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ये तैतरी और शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है और इसमें सूक्त नहीं दिए हुए हैं। ये किस उपनिषद में है? तैतरीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक और मैत्रायणी। फिर है अरण्यक। तो यजुर्वेद में तैतरीय, बृहदारण्यक और शतपथ अरण्यक है और इसके जो अध्येता है वो है अध्यवरयु है और उपवेद धनुर्वेद है और प्रवर्तक है विश्वामित्र है। फिर नेक्स्ट जो वेद है वो है सामवेद है। सामवेद इसके ये पंचविश इसे हम तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 1875 मंत्र उल्लिखित हैं। केन और छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है और जैमिनी और छांदोग्य अरण्यक है सामवेद में। और इसके जो उद्गाता है सामवेद के वो हैं अध्येता उद्गाता हैं और उपवेद है गंधर्ववेद है और प्रवर्तक है नारद हैं इसके। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में ये गोपद ब्राह्मण में इसका वर्णन है। इसमें कुल 6000 मंत्र हैं और मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक इसमें कुल 3 उपनिषद हैं और अरण्यक इसमें नहीं दिया हुआ है। और इसके जो अध्येता है अथर्ववेद के वो है ब्रह्म है और शिल्पवेद इसके उपवेद है और इसके जो प्रवर्तक है वो है विश्वकर्मा है। नेक्स्ट है इसे बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि वैदिक काल में प्रयुक्त शब्द उसका प्राचीन नाम क्या था और आधुनिक नाम है। तो गाय को का जो आधुनिक नाम है वो गाय है। इसे प्राचीन काल में हम अघन्या कहते थे। अघन्या का अर्थ होता है जिसका वध ना हो, तो हम प्राचीन काल में गाय का वध नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट जो है राजा। राजा को प्राचीन काल में गोपा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है अतिथि। अतिथि को प्राचीन काल में हम गोहंता या गोहन के नाम से जानते थे। अगला जो है वो है धनी व्यक्ति। धनी व्यक्ति को हम प्राचीन काल में हम गोमत के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है युद्ध। युद्ध को के लिए प्राचीन नाम है वो है गविष्ठ है, गेसु है, गमे है। पुत्री के लिए हम दुहिता शब्द का प्रयोग करते थे, प्राचीन नाम है। अनाज के लिए धान्य का प्रयोग करते थे। मरुस्थल के लिए हम धन्व का यूज करते थे। उपजाऊ भूमि के लिए हम उर्वरा का यूज करते थे।
पशुचारण योग्य भूमि के लिए खिले का यूज और हल से बनी हुई नालियों के लिए हम सीता का यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? इसका जो आंसर है वो है सामवेद। सामवेद ये ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था। जो कास्ट सिस्टम है इसका सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? इसका जो सबसे पहले उल्लेख है वो ऋग्वेद में है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक काल प्री वैदिक पीरियड में किन दो सभाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो उस काल में सभा और समिति होती थी, इन्हीं का राजा पर नियंत्रण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? वैदिक देवताओं का जो पुरोहित है वो बृहस्पति को माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निक शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका यूज किस वस्तु के रूप में किया जाने लगा? उसका यूज जो है वो है सिक्के के कॉइन्स के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु पुरुष मेध प्रथा अर्थात पुरुष अर्थात मनुष्य की बलि दी जाने की हम प्रथा भी इसे कहते हैं। तो इसका जो उल्लेख है वो है सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बोगज कोई अभिलेख है जहां से ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा अंग और मगध को आर्य संस्कृति की धुरी माना जाता था उत्तर वैदिक काल में। गोत्र मतलब क्लैन। क्लैन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किस काल में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऋग्वैदिक काल में सबसे सर्वप्रथम गोत्र शब्द का यूज किया गया है। नेक्स्ट है, बॉक्स में ऋग्वैदिक संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल क्लैन डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो ऋग्वैदिक काल में जनता का विश्वास बलि एवं कर्म कांड में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दसराज युद्ध। तो ये बहुत ही फेमस हुआ करता था, किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये परुषणी जिसे हम रावी भी कहते हैं, इस पे ये युद्ध हुआ था। तो दसराग युद्ध के बारे में ये जो इस युद्ध का वर्णन है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? इसका मुख्य स्रोत पशुपालन एवं कृषि। तो कृषि और पशुपालन करके आर्य अपना जीवन यापन चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? ये जौ कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए? तो जौ के लिए यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली लोकप्रिय शासन प्रणाली को हम उस समय जानते थे। नेक्स्ट है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो आयुर्वेद इसका उल्लेख हम अथर्ववेद में पाते हैं। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता था? भगवान इंद्र को युद्ध का देवता ऋग्वेद में कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था।
देवता थे। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र हैं, इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमद् भगवद गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकाप मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक नदियों के बारे में है दिया हुआ है। ऋग्वैदिक नदियां इसका प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम है। इसे एग्जाम में मिलान करने के लिए दे दिया जाता है, जैसे कि वितस्ता, इसका जो आधुनिक नाम है वो है झेलम नाम है। जैसे व्यास है, इसका जो प्राचीन नाम है वर्तमान में, इसका विपाशा नाम हुआ करता था। जैसे वर्तमान में घग्गर है, इसे हम चौतांग नदी भी कहते हैं। इसे दृश्यद्वती या दृश्यद्वती के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक नाम कुर्रम, कुर्रम को हम प्राचीन काल में कुपरू भी कहते थे। फिर है काबुल, काबुल को हम कुंभा भी कहते थे। सदानीरा, सदानीरा वर्तमान में गंडक बनकर बहती है। अस्किनी, अस्किनी हमने पहले भी देख चुके हैं, इसे हम चिनाब नाम से जानते हैं। शतुद्री जो है, शतुद्री को हम सतलज के नाम से जानते हैं। गोमल ये गोमती है। सिंधु को हम सिंध कहते हैं। सरस्वती को हम घग्गर कहते हैं और सुषमा को हम सोहन कहते हैं और सुवास्तु के लिए हम स्वात का यूज करते हैं। ये है इन सब का वर्तमान नाम हो गया। अगला जो है वो है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो इसकी जो मूल लिपि थी वो है ब्राह्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांत पढ़ाने वाला जो अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय ये वेद वेदांत पढ़ाने वाले को कहते हैं। नेक्स्ट है राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत है। नेक्स्ट है सूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो सूल्व सूत्र जो है ये है ज्यामिति से संबंधित है। नेक्स्ट है अस्तु मां सद्गमय, तो ये जो वाक्यांश है वो कहाँ से लिया गया है? ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से तो लिया गया, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए किस उपनिषद से लिया गया है। फिर है चरक संहिता है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट है वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजु के नाम से संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट है वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को हम द्विज श्रेणी में रखते थे और जो शूद्र है उसे द्विज से हम अलग श्रेणी में रखते थे।